नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इतिहास तरंगिम के लेक्चर 4 में। जैसा कि अभी तक पिछले 3 लेक्चर्स में हमने देखा कि हमने हिस्ट्री से रिलेटेड उसके बेसिक कंसेप्ट्स, सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री के तहत आने वाले लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस के अंदर अभी तक हमने जिस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है वो है संस्कृत लिटरेचर। आज के इस लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें कि है बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर, द्रविडियन लिटरेचर और इन्हीं से रिलेटेड जो PYQs होंगे हम वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है या जैसे बुद्ध जिस तरीके से इतिहासकारों ने और विद्वानों ने इसे पढ़ा और समझा है, तो हम इसे बेसिकली दो कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। तो सबसे पहला है कैनोनिकल लिटरेचर और दूसरा होता है नॉन कैनोनिकल लिटरेचर। तो पहले समझिए कि क्या इन टर्म्स के मीनिंग होते हैं। हिंदी में जिन्हें कैनोनिकल को कहा जाता है धर्म सिद्धांत, और हिंदी में नॉन कैनोनिकल को कहा जाता है धर्म सिद्धांतेतर। यानी कि बुद्धिस्ट लिटरेचर को हम दो कैटेगरी में बांटेंगे, कैनोनिकल यानी कि धर्म सिद्धांत और नॉन कैनोनिकल यानी कि धर्म सिद्धांतेतर। तो बेसिकली कैनोनिकल टेक्स्ट को आप कैसे समझेंगे ये आपको ऐसे देखना है। कैनोनिकल टेक्स्ट ऐसे ग्रंथ होते हैं जो किसी भी धर्म कैनोनिकल टेक्स्ट वैसे ग्रंथ होते हैं जो किसी भी धर्म के जुड़े उनके मूलभूत नियमों के बारे में बताते हैं। यानी कि कोई भी एक रिलीजन होता है, उसके कुछ अपने सर्टेन प्रिंसिपल्स, सर्टेन गाइडलाइंस होते हैं। तो वैसे टेक्स्ट जो भी किसी भी रिलीजन के उस सर्टेन प्रिंसिपल्स, उस सर्टेन गाइडलाइंस के बारे में बात करते हैं, तो वैसे टेक्स्ट को हम कैनोनिकल टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, उसे कैनोनिकल टेक्स्ट कहा जाता है। उसके अलावा उस रिलीजन से जितने भी अदर टेक्स्ट होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट कहा जाएगा। ठीक है, और जैसा कि हमारा जो मेन जो टॉपिक है वो है सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली हमें देखना है कि जो बुद्धिस्ट लिटरेचर जो थे वो किस लैंग्वेजेस में लिखे गए और उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। ज़्यादातर एग्जाम्स में जो अगर आप UPSC हो, स्टेट PCS हो या कोई भी वनडे एग्जामिनेशन होता है, तो ज़्यादातर यही आता है। कई बार उनके कंटेंट भी आते हैं। तो जब हम बुद्धिज़्म के टॉपिक में जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम पूरे ओरिजिन ऑफ बुद्धिज़्म, फिलॉसफी, उसके टीचिंग्स को देखेंगे, तब हम देखेंगे कि बहुत सारे बुक्स में या जो उसके जो मेजर टेक्स्ट है उनमें क्या स्टोरी है या उनसे क्या रिलेवेंट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन उभर के आते हैं। तो वो हम जब हम 6th सेंचुरी BCE में जाएंगे तब कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल हम इस लेक्चर में जो मेजर और जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर से रिलेटेड, हम उन्हें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी डेफिनेशन को जरूर नोट डाउन कर लें और अपने समझ के लिए भी याद भी रखें कि कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल लिटरेचर क्या होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैनोनिकल लिटरेचर, ठीक है। तो सबसे पहला है कि आप सभी जानते भी होंगे कि बुद्धिज्म में हमने डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स को पढ़ा है, जैसे कि हीनयान स्कूल, महायान स्कूल, सरस्वतीवाद स्कूल। तो इन सभी डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स ने अपने अपने अकॉर्डिंगली कई सारे कैनोनिकल लिटरेचर्स को डिवाइड कर रखा है। यानी कि हीनयान के अकॉर्डिंग कुछ डिफरेंट कैनोनिकल लिटरेचर हैं, महायान के अकॉर्डिंग कुछ डिफरेंट कैनोनिकल लिटरेचर है, सरस्वतीवाद के अकॉर्डिंग कुछ डिफरेंट लिटरेचर है। तो जो सबसे पहला जो अर्लीस्ट स्कूल जो बुद्धिज्म में जो हमें देखने को मिलता है, यानी कि जो अर्लीस्ट जो टेक्स्ट जो भर के आते हैं, वो है हीनयान से रिलेटेड। ठीक है, इन जनरल जो कैनोनिकल लिटरेचर है उन्हें हम दो तरीके से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है त्रिपिटक। एक है त्रिपिटक, या जो दूसरा जो होता है जिसे हम कहते हैं 9 या 12 अंक के नाम से 9 या 12 अंक के नाम से जाना जाता है। तो जो ये पीटक है बेसिकली ये अर्ली टेक्स्ट यानी कि हीनयान स्कूल के साथ में रिलेटेड है। हीनयान स्कूल को थेरवाद स्कूल से भी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि एल्डर स्कूल के नाम से। ठीक है, तो आप सभी इन सारे पॉइंट्स को याद रखते हुए जाए कि ये कंसेप्चुअल पार्ट्स है, लेकिन पढ़ना हमें कैनोनिकल लिटरेचर है। तो सबसे पहले हम क्या आज पढ़ने वाले हैं, त्रिपिटक। ठीक है, किस कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं, बुद्धिज्म में डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स होते हैं, जैसे कि हीनयान, महायान और सरस्वतीवाद। ये स्कूल्स अपने कैनोनिकल लिटरेचर को कई तरीके से डिवाइड करते हैं।
जिनमें जो दो बेसिक कैटेगरी है वो है 3 पीटक, 3 पीटक, या जिसे त्रिपिटका भी कहा जाता है, या जिसे हम 12 अंग या 9 अंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 3 पीटक का जो कैटेगरी है वो बेसिकली हीनयान स्कूल, यानी कि जो जिसे हम थेरवाद स्कूल के नाम से भी जानते हैं, जिसे कि एल्डर स्कूल ऑफ द बुद्धिज्म के नाम से भी जाना जाता है, ये उसके लिटरेचर्स यानी कि उनके कैनोनिकल टेक्स्ट को दिखाता है, और ये सबसे पुराना भी है। तो सबसे पुराना इसमें से क्या होगा? त्रिपिटका। ये बात आपको याद, आप सभी को याद रखना है। त्रिपिटका जो है वो अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर है, इसे सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर के तौर पे माना जाता है। ठीक है, अब हम अगर बात करें त्रिपिटक के बारे में, तो बेसिकली 3 पिटक के 3 खंड हैं। कितने हैं? त्रिपिटक के यानी कि जो 3 पिटक हैं उनके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो पहला है सूत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। पहला है सूत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। अब सूत्त पिटक में क्या है? तो सूत्त पिटक में आपको बुद्ध के उपदेश और उनके टीचिंग्स, ठीक है, जो उपदेश उन्होंने स्वयं दिए, किसी के सेइंग के बेसिस पे नहीं था कि उन्होंने ऐसा कहा था, जो बुद्ध ने जो खुद कहा और जो खुद बताया बुद्धिज्म के आइडिया से रिलेटेड, वो हमें किस में देखने को मिलता है? वो हमें देखने को मिलता है सुत्त पिटक में। ठीक है, और ये जितने भी जो डायलॉग्स है यानी कि जो संवाद है, इसे बेसिकली हम क्या देखते हैं कि ये डायलॉग के फॉर्म में, मतलब कोई एक प्रश्न पूछ रहा है तो बुद्ध उसका जवाब दे रहे हैं, कोई एक प्रश्न पूछा गया तो बुद्ध उसका जवाब दे रहे हैं। तो इस तरीके से डायलॉग के फॉर्म में पूरे के पूरे सुत्त पिटक में उनके टीचिंग्स और उनके वर्ड्स को या बुद्ध के वर्ड को एक संकलन, एक कलेक्शन में बांधा गया है। ठीक है, विनय पिटक के बारे में अगर हम बात करें, तो विनय पिटक में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुद्धिज्म से रिलेटेड उनके मोनास्टिक ऑर्डर होते थे, यानी कि जिन्हें संघ कहा जाता था, जिसमें कि नन्स और मॉन्क्स जो होते थे यानी कि भिक्षु और भिक्षुणी होते थे। तो जो संघ में जो भी मॉन्क्स और जो नन्स होते थे उनके लिए सर्टेन कोड और रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे। तो ये जो सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये हमें किसमें, इसका कलेक्शन किसमें हमें देखने को मिलता है? इसका कलेक्शन हमें देखने को मिलता है विनय पिटक में। So what does Vinaya Pitaka contain? It basically contains the rules and regulation for the monks and the nuns of the Sangha. That is the monastic order of the Buddhism. ठीक है, नियमों का एक बेसिकली संग्रह है। अब बात करते हैं अभिधम्म पिटक के बारे में। तो अभिधम्म पिटक के बारे में अगर हम बात करें, तो बेसिकली इसके साथ साथ आप अभिधम्म पिटक में जाने से पहले आप सब विनय पिटक में एक और चीज पॉइंट याद कर लें कि जैसा कि आपने देखा कि इसमें बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड हैं और का कंपाइलेशन किया हुआ है, जिसमें कि हम मोनास्टिक ऑर्डर के से अगर रहते हैं तो क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए या क्या रूल्स नहीं फॉलो करने चाहिए। इसी के साथ में अगर आपने कभी अगर मोनास्टिक रूल्स के अगर रूल्स को अगर वायलेट किया है, तो उससे रिलेटेड एक टेक्स्ट है जिसे कि हम क्या कहते हैं? पत्ती मोखा। पत्ती मोखा, ठीक है, ये नाम आप याद रख लीजिए, पत्ती मोखा। तो पत्ती मोखा में क्या है कि संघ से रिलेटेड यानी कि बुद्धिस्ट मोनास्टिक ऑर्डर से रिलेटेड एक अनुशासन को मेंटेन करने के लिए दिए जाने वाले दंड और उनके प्रायश्चित। ठीक है, अगर आप बुद्धिस्ट संघ के पार्ट हैं, आप नन हैं या मॉन्क हैं, आपने कुछ अगर गलती किया है, कोई भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन से आपने उसको तोड़ा, तो उससे रिलेटेड आपका क्या दंड होंगे या उससे रिलेटेड आपको क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली इट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ ट्रांसग्रेशन अगेंस्ट द मोनास्टिक डिसिप्लिन एंड अटॉनमेंट फॉर दिस। ओके, तो आपको ये पॉइंट्स सारे याद रखने हैं। और ये जो पतिमोक्ष है ये किसके किसके पार्ट के बारे में है? ये रिलेटेड है विनय पिटक से। ठीक है, सुत्त पिटक में मैं दोहरा देता हूँ फिर से, सुत्त पिटक में टीचिंग्स एंड द वर्ड्स ऑफ द बुद्धा जो उन्होंने खुद कहा, विनय पिटक में रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू द मोनास्टिक ऑर्डर, और जो लास्ट वाला जो है वो है अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक में बेसिकली फिलोसफिकल टीचिंग्स है, फिलोसफिकल टीचिंग्स ऑफ द सुत्त पिटक, फिलोसफिकल टीचिंग्स ऑफ द सुत्त पिटक। तो बुद्ध ने जो भी अपने
वर्ड्स और टीचिंग्स दिए उन्हें एक फिलोसफिकल तरीके से प्रेजेंट किया गया है, किसमें? अभिधम्म पिटक में। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये एक तरीके से एक लेटर वर्क होगा, क्योंकि जब जब बुद्ध ने पूरा का पूरा अपने जो भी टीचिंग्स थे उन्हें दे दिया है, फिर बाद में उसे एक फिलोसफिकल तरीके से इंटरप्रेट करके एक टेक्स्ट में प्रेजेंट किया गया, तो अभिधम्म है। तो इसमें जो सबसे जो पुराना वर्क होगा उसमें क्या होगा? वो होगा सूत और विनय पिटक, और जो सबसे लेटेस्ट वर्क होगा वो कौन सा होगा? अभिधम्म पिटक। ठीक है, याद रखना है। अभिधम्म पिटक में क्या है? बेसिकली सूत पिटक के को एक फिलोसफिकल तरीके से समझाया या बताया गया, यानी कि दार्शनिक तरीके से सूत बुद्ध के विचारों को दिखाया और समझाया गया है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स आप नोट डाउन करते हुए चले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हर पीटक के अपने अपने कुछ निकाय होते हैं। हर पीटक के 3 पीटक हैं हमारे पास, सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक। तो सूत पीटक के, विनय पीटक के, अभिधम्म पीटक के अपने अपने एक निकाय होते हैं। निकाय, NIKY, निकाय। निकाय का बेसिकली मतलब क्या है? कलेक्शन। मतलब सूत बेसिकली अगर आप ऐसे समझिए, ये इंग्लिश का जो संस्कृत का जो टर्म होता है सूत्र, उसे कहा जाता है पाली लैंग्वेज में सुत्ता। ठीक है, सुत्ता कहा जाता है। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी था जब हम धर्म सूत्र को पढ़ रहे थे। तो धर्म सूत्र में सूत्र का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बहुत ही संक्षेप तरीके से कहना। ठीक है, किसी भी चीज को संक्षेप तरीके से कहना। तो उसी तरीके से सूत पिटक में हमें क्या देखने को मिलेगा? संक्षेप तरीके से किसी चीज को बताया हुआ है, और उन्हीं संक्षेप कथनों का कलेक्शन हमें देखने को मिलता है किसमें? निकाय में। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, जरूर इसको याद रखें। तो हर हर पिटक के अपने अपने एक निकाय होंगे, यानी कि अपने अपने एक कलेक्शन होंगे, जिसमें कि बहुत सारे आपको कुछ नाम्स भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम सूत पिटक के बारे में अगर हम बात करें, तो जैसे उसके कुछ एग्जांपल्स हैं: दिघ निकाय, मध्यमा निकाय, संयुता निकाय, अंगुतारा निकाय, खुद्दक निकाय। तो ये उसके कुछ कुछ प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं जिनको कि आपको याद रखना चाहिए। कई बार एग्जाम्स में कैसा होता है, 4 टेक्स्ट के नाम आपको दे दिए जाएंगे, और उसमें से आपको कहा जाएगा कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, और इन्हीं सारे टेक्स्ट का नाम दे दिया जाता है, जैसे दिघ निकाय, मध्यमा निकाय, संयुता निकाय, अंगुतारा निकाय, खुद्दक निकाय। इसमें जो सबसे ज्यादा, इन पांचों में से जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है खुद्दक निकाय। क्यों खुद्दक निकाय इंपॉर्टेंट? इसलिए क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं जातक के बारे में। जातक क्या है? जो कि बुद्धा के प्रीवियस 550 बर्थ्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो वो किसका पार्ट है? वो खुद्दक निकाय का पार्ट है। खुद्दक निकाय में कुल मिला के 15 ऐसे कलेक्शंस अवेलेबल हैं, यानी कि बुक्स हैं। उनमें से एक बुक है जातक। ठीक है, तो ये याद रखना है खुद्दक निकाय को। ठीक है, इसी के साथ साथ एक तो जातक है, और दूसरा उसमें एक और जो टेक्स्ट जो उभर के आ जाता है उसे हम कहते हैं धम्मपदा। धम्मपदा, ठीक है, यानी कि धम्मपदा में क्या है? वर्सेस ऑफ इथिकल से ही, यानी कि धम्मपद के अंदर में हमें क्या देखने को मिलेगा? नैतिक उपदेश देखने को मिलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि ये किसके पार्ट है? जातक, और जो धम्मपद है ये खुद्दक निकाय के पार्ट है। और खुद्दक निकाय किसका पार्ट है? सूत पिटक का पार्ट है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है। अगर आपसे धम्मपद का कोई अगर एग्जाम्पल पूछे, तो इसमें आता है थेरा गाथा, थेरा गाथा, और दूसरा होता है थेरी गाथा। थेरी गाथा और थेरा गाथा। थेरा गाथा मतलब क्या होगा? सॉन्ग्स ऑफ द मॉन्क्स। और थेरी गाथा क्या होगा? सॉन्ग्स ऑफ द नन्स, यानी कि भिक्षु और भिक्षुणियों का। थेरा यानी इसको आप मेल फॉर्म में ले जाइए, थेरी यानी कि फीमेल फॉर्म में आप इसे लिखे जाते। इसमें धम्मपद होगा। ठीक है, थेरी गाथा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एंशिएंट इंडिया में हमें बहुत ही कम ऐसे लिटरेचर्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे कि हमें वुमेन्स के पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है, या वुमेन्स के जो ने जो कुछ कहा या जो बोला उसके हमें एविडेंसेस मिलते हैं। तो थेरी गाथा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कुछ सर्वाइविंग ऐसे एंशिएंट इंडिया में कुछ ऐसे सर्वाइविंग टेक्स्ट हैं जिसमें कि हमें, जो कि वुमेन्स में एट्रीब्यूटेड है। इसमें जो 2 नाम जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है उबीरी का, उबीरी, और दूसरा हो जाता है मित्ता का। उबीरी और मित्ता।
उबेरी कहाँ से बिलोंग करती हैं ये भी आप जान लीजिए। उबेरी जो है वो एक प्लेस है श्रावस्ती से, जहाँ से बिलोंग करती हैं। और मित्ता जो है वो कपिल वस्तु से बिलोंग करती हैं, ठीक है, कपिल वस्तु से। सो ये सर्टेन एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप सभी इन सबको अपने पॉइंट्स में नोट करते हुए जाइए। थेरी गाथा क्या है? बेसिकली धम्मपद है। धम्मपद में क्या होता है? नैतिक उपदेश यानी कि इथिकल सेइंग्स होते हैं। अगर इसके हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो दो फेमस वुमेन नन्स ऑफ द बुद्धिज्म से रिलेटेड में नाम क्या आ जाता है? उबेरी और मित्ता। उबेरी कहाँ से रिलेटेड है? श्रावस्ती से। और मित्ता जो है वो कहाँ से रिलेटेड है? कपिल वस्तु से, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप सभी को याद रखते जाना है, आप अपने नोट्स में इसे लिखते हुए चलिए ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी होगा। चलिए, अभी तक हमने तो इन 3 पीटकों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लिए। चलिए और कुछ जानते हैं पीटकों के बारे में। तो अगर हम पीटकों के इतिहास के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इसके कॉन्टेक्स्ट में बुद्धिस्ट काउंसिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, और अगर आप नहीं भी जानते होंगे तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लें कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कुल मिला के 3 काउंसिल्स हुए थे, ठीक है। 3 काउंसिल्स हुए थे। पहला काउंसिल हुआ था जो कि अजात शत्रु ने राजगृह में होस्ट किया था। जो फर्स्ट काउंसिल होता है वो अजात शत्रु ने राजगृह में होल्ड किया था। सेकंड जो काउंसिल होता है वो कालाशोक ने वैशाली में किया था। और जो थर्ड काउंसिल हुआ था वो अशोक ने किया था, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या सूत्र पीठ, ये जो हमारे जो 3 पीठक हैं इनको हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जो सबसे पहला और जो दूसरा जो काउंसिल हुआ, ठीक है, सबसे पहला काउंसिल कब होता है? जस्ट बुद्ध के मरने के बाद, ठीक है। फर्स्ट काउंसिल किया गया और इसमें सूत और विनय पीटक को रिसाइट किया गया था, ठीक है। लिखा नहीं गया था, रिसाइट किया गया था, ये बात याद रखना है। रिसाइट किया गया था यानी कि इनका पाठ किया गया था। कौन से? फर्स्ट और सेकंड काउंसिल। फर्स्ट काउंसिल कब होता है? ये किसके टाइम पे किया गया था? अजात शत्रु ने राजगृह में करवाया था जस्ट बुद्ध के मरने के बाद। जो सेकंड काउंसिल होता है जो वैशाली में कालाशोक ने किया था वो 100 साल के बाद होता है। इसमें भी क्या किया गया? सूत और विनय पिटक को फिर से पाठ किया गया था। और जो थर्ड काउंसिल होता है जो कि अशोक यानी कि मौर्यन एम्परर ने करवाया था, वो अराउंड 3rd सेंचुरी बीसी में हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमें अभिधम्म पिटक, ठीक है, अभिधम्म पिटक को यहाँ पे एक फाइनल शेप में दिया गया था। ये एक बात आपको याद रखना है। यहाँ तो फर्स्ट और सेकंड से जुड़ा हुआ है सूत और विनय पिटक, और थर्ड वाले से जो जुड़ा हुआ है वो है अभिधम्म पिटक, यानी कि लेटर एडिशन किया गया था। लेकिन अभी भी ये जो सारे जो चीजें हैं ये अपने आप में एक ओरल ट्रेडिशन में चल रहे थे, इन्हें अभी तक लिखा नहीं गया था। और फाइनली क्या होता है, इन्हें लिखा कब गया? तो फर्स्ट सेंचुरी बीसीई में, फर्स्ट सेंचुरी बीसीई में श्रीलंका के एक किंग है, ठीक है। श्रीलंका के एक किंग होते हैं जिनका नाम होता है वात्तागामी, ठीक है, वात्तागामिनी, जिनके पैट्रोनेज में श्रीलंका में इन्हें इस पूरे के पूरे जो ये 3 पिटक होते हैं इन्हें लिखा गया था, इन्हें लिपिबद्ध किया गया था। तो ये बात आपको याद रखना है। तो कहाँ लिखा गया ये इंपॉर्टेंट है। और काउंसिल्स कैसे कैसे, पहली बार रिसाइट कहाँ पे किया जाता है? तो फर्स्ट और सेकंड काउंसिल में। अभिधम्म पीटक को कहाँ पे ऐड किया जाता है? तो वो है थर्ड काउंसिल में। और इन सारे के सारे पीटक को कहाँ पे लिखा गया? तो वो लिखा गया था श्रीलंका के रूलर वात्तागामी के पैट्रोनेज में, जहाँ पे कि इन्हें लिपिबद्ध किया गया। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सब इन्हें जरूर नोट डाउन करें। तो और अभी तक हमने जितने भी टेक्स्ट को पढ़ा, ये बात आप सभी को याद रखना है कि जो अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो होते हैं वो बेसिकली किस लैंग्वेज में लिखे हुए हैं? पाली में, ठीक है। और बाद के जो सॉरी, और बाद के जो बुद्धिस्ट लिटरेचर जो आते हैं यानी कि बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट होते हैं वो प्राकृत या संस्कृत के कॉम्बिनेशन में होते हैं, ठीक है। पाली में बेसिकली हमें हीनयान या जो थेरवाद स्कूल होता है वो देखने को मिलता है। और प्राकृत और संस्कृत के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली जो महायान स्कूल है, सर्वस्तिवाद स्कूल है, हमें इनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, ठीक है।
तो चलिए, अभी तक तो आप सभी ने देख लिया कि कैनोनिकल लिटरेचर के बारे में। अब हम जिस नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में बढ़ रहे हैं वो है नॉन कैनोनिकल लिटरेचर, जो कि पाली लैंग्वेज में लिखे हुए। अभी तक हमने जितने भी लिटरेचर्स का नाम जाना वो थे पाली में कैनोनिकल लिटरेचर। अब हम जिन्हें पढ़ने जा रहे हैं वो है पाली के नॉन कैनोनिकल लिटरेचर। और नॉन कैनोनिकल लिटरेचर मैंने आपको बता दिया था। कैनोनिकल लिटरेचर क्या होता है? जो भी किसी भी धर्म से या उस रिलीजन या किसी सेक्ट से रिलेटेड उसके टीचिंग्स या उसके प्रिंसिपल्स के बारे में या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताता है, और या उसके फाउंडेशनल रूल्स के बारे में बताता है, तो उसे हम कहते हैं कैनोनिकल टेक्स्ट। उससे रिलेटेड जो भी उस धर्म से जुड़ा हुआ जो टेक्स्ट होगा उसे हम बेसिकली नॉन कैनोनिकल कहते हैं। जैसे हेगियोग्राफी है, उसके अराउंड कुछ लोक कथाएं की ऐसे जो टेक्स्ट होती हैं, फोक टेल्स होगा, नॉर्मल सेइंग्स वाले जो टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। तो वैसे जो टेक्स्ट जितने भी होंगे जो कि उस रिलीजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करते हैं, बट एक्चुअली में उस रिलीजन के प्रिंसिपल्स या उसके डॉक्ट्राइन्स या उसके टीचिंग्स को नहीं दिखाते हैं, तो वैसे टेक्स्ट को हम क्या कहेंगे? नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे जो कैनोनिकल टेक्स्ट, जो नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट है, वो भी किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? पाली में, ठीक है। तो पाली में अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो सबसे ज्यादा आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो आपको लिखना है मिलिंद पन्नू। इस बार पिछले साल के यूपीएससी के 2023 के पीटी में ये क्वेश्चन भी आया था कि मिलिंद पन्नू किससे रिलेटेड है, और बहुत बार कई सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में ये चीज पूछा गया है। तो मिलिंद पन्नू क्या है? बेसिकली इंडो ग्रीक किंग मिनेंडर और बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना से रिलेटेड एक डायलॉग है, जिसमें कि फिलोसफिकल डायलॉग होता है, जिसमें कि जो ग्रीक किंग है मिनेंडर वो क्वेश्चंस पूछते हैं और जो नाग सेना है वो उनका जवाब देते हैं, ठीक है। यानी कि एक फिलोसफिकल डिस्कोर्स बेसिकली डायलॉग फॉर्म में हमें देखने को मिलता है मिलिंद पन्नू में। मिलिंद पन्नू किसका एग्जाम्पल है? नॉन कैनोनिकल लिटरेचर जो कि लिखा हुआ है पाली में, ठीक है। और कौन कौन पर्सनैलिटी है? तो इंडो ग्रीक किंग मिनेंडर और बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है मिलिंद पन्नू। दूसरा जो एग्जाम्पल जो इसका प्रोमिनेंट है वो है नेति गंधा, ठीक है। नेति गंधा या नेति प्रकरण, नेति गंधा या नेति प्रकरण, द बुक ऑफ गाइडेंस। द बुक ऑफ गाइडेंस के नाम से भी जिसे जाना जाता है, द बुक ऑफ गाइडेंस। बेसिकली इसमें क्या है? टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा का इसमें कंपाइलेशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक नॉन कैनोनिकल वर्क है पाली में। तीसरा जो इंपॉर्टेंट बुक आ जाता है वो है निदान कथा, निदान कथा, ठीक है। लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्धा, इसमें बुद्ध के जीवन के बारे में कहानी है। चौथे में आ जाता है दीपवंश और महावंश, दीपवंश और महावंश। दीपवंश बेसिकली, दीपवंश और महावंश में क्या है? ये बेसिकली श्रीलंका से जुड़ा हुआ टेक्स्ट है, जिसमें कि हम बुद्धा के लाइफ, बुद्धिस्ट काउंसिल, अशोक के बारे में, और किस तरीके से बुद्धिज्म श्रीलंका में पहुंचा या आया, या किस तरह और क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे या किन किन किंग्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बुद्धिज्म किस तरीके से श्रीलंका में आया, ये पूरे के पूरे स्टोरी हमें देखने को मिलता है किसमें? दीपवंश और महावंश में, ठीक है। तो मैं फिर से दोहरा देता हूँ, नॉन कैनोनिकल पाली लिटरेचर में तो सबसे पहला है मिलिंद पन्नू, फिर है नेति गंधा या नेति प्रकरण, तीसरा है निदान कथा, और चौथा है दीपवंश और महावंश। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से अभी तक हमने, अब हम आते हैं, जैसा कि मैंने क्लास के शुरुआत में ही आपको ये चीज बता दिया था कि कुछ ऐसे टेक्स्ट हैं जो कि बुद्धिज्म में अर्ली जो बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट होते हैं वो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? पाली में। और कई सारे ऐसे भी जो बाद के जो टेक्स्ट, जो जैसे जैसे बुद्धिज्म का डेवलपमेंट होता है, तो जैसे कई सारे स्कूल्स उसमें उभर के आते हैं, जैसे महायान है, सरस्वतीवाद है। तो इन्होंने क्या किया कि प्राकृत और संस्कृत के कॉम्बिनेशन में कई सारे टेक्स्ट जो है बुद्धिज्म में उभर के आए, ठीक है, जिन्हें कि बुद्धिस्ट संस्कृत हाइब्रिड भी कहा जाता है,
या बुद्धिस्ट संस्कृत टेक्स्ट भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो टेक्स्ट जो उभर के जो आते हैं वो किस स्कूल से रिलेटेड है, या तो महायान से रिलेटेड है या तो सरवस्तीवाद से रिलेटेड है। ठीक है, इनका लैंग्वेज क्या है, प्राकृत है, संस्कृत है, या दोनों के कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इनके एग्जाम्पल्स को नोट डाउन करना है। तो सबसे पहला इसमें जो टेक्स्ट जो आ जाता है वो हो जाता है महावस्तु। सबसे पहला जो टेक्स्ट है महावस्तु, और दूसरा जो टेक्स्ट है वो है ललित विस्तार। महावस्तु और ललित विस्तार, इन दोनों टेक्स्ट में क्या है, हेगियोग्राफी ऑफ बुद्धा। हेगियोग्राफी, देखिए नॉर्मल सेंस में क्या होता है, जब हम नॉर्मल लोगों का बायोग्राफी के बारे में अगर कुछ लिखते हैं तो वो हो जाता है बायोग्राफी। जब हम खुद से अपने जीवन के बारे में लिखते हैं तो वो होता है ऑटोबायोग्राफी। लेकिन जब सेंट्स के बारे में, कुछ बहुत ही महान सेंट्स जो होते हैं उनके बारे में जब लिखा जाता है तो उसे कहा जाता है हेगियोग्राफी। ठीक है, तो महावस्तु और ललित विस्तार में क्या है, हेगियोग्राफी ऑफ बुद्धा। ठीक है, फिर हम अगर बात करें कुछ और भी एग्जाम्पल्स के बारे में, आप इस टॉपिक पे अभी मत जाइएगा, जो जैन है ये स्लाइड आगे बढ़ चुका है। ठीक है, तो तीसरा जो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा वो होता है अश्वघोष, जो कि बुद्ध चरित ने लिखा था। फिर चौथा इसका जो एग्जाम्पल जो आ जाता है वो हो जाता है अवदान टेक्स्ट। ठीक है, अवदान टेक्स्ट इसे कहा जाता है। अवदान टेक्स्ट में बेसिकली क्या होता है, नैतिक उपदेशों से जुड़ी कथाएं, यानी कि अवदान टेक्स्ट में बेसिकली क्या होता है, मोरल स्टोरीज। मोरल स्टोरीज, और इसके एग्जाम्पल्स में आप लिख लीजिए, जैसे अवदान शतक, अवदान शतका और दिव्यदान। यूपीएससी के 2022 में क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसमें हमें जैन 4 टेक्स्ट का नाम दिया गया था, और 4 टेक्स्ट में से हमें आइडेंटिफाई करना था कि इसमें से कौन से जैन लिटरेचर है। और अगर आप उस ऑप्शंस को देखेंगे तो उसमें 2 टेक्स्ट हैं जिनके की एंड में या बिगिनिंग में अवदान वर्ड का इस्तेमाल किया गया। तो अगर आपको सिर्फ अगर इतना पता होता कि हाँ बुद्धिस्ट से रिलेटेड ये अवदान टेक्स्ट है, तो आप इस चीज को आसानी से भी पता कर पाते कि हाँ ये, और आप उन 2 को एलिमिनेट कर देते तो आपको ऑटोमेटिकली जैन टेक्स्ट का आंसर मिल जाता। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। अवदान टेक्स्ट क्या है, बेसिकली बुद्धिज्म से रिलेटेड जो नॉन कैनोनिकल वर्क हैं, या कुछ कैनोनिकल वर्क भी जो होते हैं जो कि प्राकृत या संस्कृत में लिखे गए हैं, और इनमें क्या होता है, बेसिकली मोरल स्टोरीज होता है, यानी कि नैतिक उपदेश होते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं अवदान शतक और दिव्यदान। ठीक है, इसी में और कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसका एक एग्जाम्पल है, नाम थोड़ा डिफिकल्ट होगा पर लिखना है, अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा परामिता। अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा परामिता, प्रज्ञा परामिता। ठीक है, और दूसरा जो इसका एक एग्जाम्पल है वो है सद्धर्म पुंडरिका। सद्धर्म पुंडरिका, मैं फिर से दोहरा देता हूं, अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा परामिता, और सद्धर्म दूसरा जो टेक्स्ट है सद्धर्म पुंडरिका। एक और बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था दैट विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म पारामिता रेफर्स टू, और उसमें दिया हुआ था 4 ऑप्शन थे, जो सी ऑप्शन था वो उसमें ऑप्शन ये बताया हुआ था कि इट इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म। ठीक है, तो अगर आपको टेक्स्ट का नाम अगर सिर्फ याद रहता है तो आप वहां से भी अनुमान लगा सकते थे कि पारामिता जो है वो बेसिकली बुद्धिज्म के साथ में रिलेटेड है। और किसके साथ में रिलेटेड, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो टेक्स्ट है ये प्राकृत और संस्कृत में लिखे हुए हैं, और ये जो प्राकृत और जो संस्कृत का जो वर्क है बेसिकली या तो महायान के साथ में, ज्यादातर महायान के साथ में और सरवस्तीवाद के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये जो पारामिता का जो कंसेप्ट है ये बेसिकली महायान स्कूल के साथ है। जब हम आगे बढ़ेंगे अपने बुद्धिज्म के टॉपिक में तो इस चीज को हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारामिता और सद्धर्म पुंडरिका, तो बेसिकली ये जो टेक्स्ट है इसमें क्या है, इसमें वेरियस बुद्धास के बारे में, बोधिसत्व के बारे में और महायान स्कूल के डॉक्ट्राइन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात आप सभी को याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही टेक्स्ट है। जैसे जैसे हम, ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट लिस्ट ऑफ द टेक्स्ट है, बट शुरुआती दौर पे आप सभी एटलीस्ट इन सारे टेक्स्ट को तो जरूर याद रखिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे फिर से हम देखेंगे कि और भी कई सारे टेक्स्ट हैं,
कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, कई बार आपने देखा होगा कि यूपीएससी टेक्स्ट के कंटेंट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछती है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर इस टॉपिक के लिए आप अभी इतने जितने भी मैंने आपको टेक्स्ट का नाम बताया, जितने भी उनके कंटेंट के बारे में बताया, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या था, उनका क्या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो उन सबको आप राइट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसे हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो है जैन लिटरेचर के बारे में। ठीक है, तो अगर हम बात करें जैन लिटरेचर के बारे में, तो जैन लिटरेचर को भी हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, जैसा कि हमने बुद्धिस्ट लिटरेचर को बांटा था पढ़ते समय, यानी कि कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल के कैटेगरी में। कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल का जो डेफिनेशन है वो आप सभी अभी तक जान ही चुके होंगे। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। कैनोनिकल लिटरेचर में क्या होगा, जिसमें उस रिलीजन्स या उस सेक्ट से रिलेटेड उनके जो बेसिक प्रिंसिपल्स और जो टेनेंट्स होंगे उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। अदर मैटर्स को हम नॉन कैनोनिकल लिटरेचर में क्लासीफाई करते हैं। अगर हम कैनोनिकल लिटरेचर की कैटेगरी में अगर हम बात करें, तो जितने भी जैन लिटरेचर्स हैं या जितने भी जैन ग्रंथ होते हैं, सामूहिक तौर पे यानी कि एक कलेक्टिव तौर पे उनके जो बुक्स को हम क्या कहते हैं, सिद्धांत या अगामा। सिद्धांत या फिर अगामा, AGAMA, अगामा। इन तो कलेक्टिव तरीके से उन्हें हम सिद्धांत कहते हैं या अगामा कहते हैं, किसको, जैन के जो सीक्रेट लिटरेचर्स होते हैं। ठीक है, बात करें अगर इनके लैंग्वेजेस के बारे में, तो ये जितने भी टेक्स्ट हैं जो सिद्धांत और अगामा है, या जो अर्लीस्ट जैन जो लिटरेचर है, वो बेसिकली अर्ध मगधी में लिखा गया है। किस लैंग्वेज में, किस में लिखा गया है, अर्ध मगधी। अर्ध मगधी क्या है, बेसिकली प्राकृत का एक ईस्टर्न फॉर्म ऑफ ईस्टर्न डायलेक्ट है। ठीक है, प्राकृत का एक ईस्टर्न डायलेक्ट है। अगर इंडिया को अगर हम पूरा समझे, तो उस टाइम पे जितने भी जो नेचुरल फॉर्म से जो भाषाएं जो उभर के आती हैं उन्हें हम कहते हैं प्राकृत। अब हर जगह के अपने अपने कुछ डिफरेंट डिफरेंट टोन होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि कोस कोस पे हर इंडिया का अगर बेसिकली अगर हम उसे क्लासीफाई अगर करना चाहते हैं, तो हमें पता लगता है कि हर डिस्टेंस पे हमें भाषा बदल जाता है, पानी का टेस्ट बदल जाता है। तो इसी तरीके से जो ईस्टर्न इंडिया में बेसिकली मगध के अराउंड, यानी कि आज का जो बिहार का पटना का जो क्षेत्र है, मगध के अराउंड जो भाषा जो प्राकृत का बोला जाता था, उसे अर्ध मगधी कहा जाता था। और इन्हीं भाषा में जो ये सिद्धांत और जो अगामा है, यानी कि जो जैन लिटरेचर्स है, उन्हें लिखा गया है। ठीक है, तो ये भी आप सभी पॉइंट को नोट डाउन कर लें। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि जैन को बेसिकली दो हम स्कूल में कैटेगराइज करते हैं, जैसे एक है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। तो श्वेतांबर के बारे में अगर बात करें, यानी कि जो व्हाइट क्लोथ्स यानी कि जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं। दिगंबर बेसिकली जो नेकेड होते हैं, उन्हें यानी कि बेसिकली वो उनका ये मानना है कि जो स्काई है दैट इज द क्लोथ। ठीक है, तो ये वो मानते हैं। तो दो कैटेगरी है। अब इन दोनों ब्रॉड स्कूल के अकॉर्डिंग कई सारे कैनोनिकल लिटरेचर है, यानी कि अगर हम श्वेतांबर को कहें और दिगंबर को कहें, तो अलग अलग तरीके से ये कुछ इनके टेक्स्ट हैं जिनको इन्होंने अलग अलग नाम से दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो है, अगर हम श्वेतांबर के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, तो इनका है सबसे पहला है 12 अंग, पहले टेक्स्ट का नाम है। फिर आ जाता है 12 उपंग, 12 अंग, 12 उपंग, 10 पैनाज, ठीक है, 6 छेया सूत्र, छेया सूत्रास, 4 मूल सूत्र। फिर कुछ और भी इंडिविजुअल टेक्स्ट हैं जिन्हें कि हम नंदी सूत्र और अनुगोधरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, 12 अंग, 12 उपंग, 10 पैनाज, 6 छेयाज, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 है अनुगोधरा। तो ये जो सारे टेक्स्ट के जो क्लासिफिकेशन है, ये है कैनोनिकल लिटरेचर एज पर द श्वेतांबर स्कूल ऑफ जैनिज्म। आप 12 अंक को खास करके याद रखिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो नंदी सूत्र है और अनुगोधरा जो है, इन तीन को खास करके आप याद करके रखिएगा। ठीक है, इसी तरह तो ये थे श्वेतांबर के कैनोनिकल टेक्स्ट। अगर हम दिगंबर के बारे में बात करें,
तो 12 अंक को वो भी मानते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर में भी जो उनके कैनोनिकल टेक्स्ट होंगे उन्हें भी अंक कहा जाता है। इसके अलावा ये जितने भी श्वेतांबर के जो टेक्स्ट यानी कि उपंग थे, छेया थे, मूल्य सूत्र थे, नंदी सूत्र थे, इनको ये कंपाइल करके इनका एक पूरे को एक लिटरेचर मान के वो कहते हैं अंग भया, ठीक है। अंग भया के नाम से वो जानते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। आपको ज्यादातर बेसिकली कुछ कुछ जो आइसोलेटेड जो नेम है आप उनको याद रखिए, वो ज्यादातर आपसे पूछा जाता है। अंग बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप जरूर याद रखना। तो श्वेतांबर और दिगंबर के अकॉर्डिंग उनके जो कैनोनिकल टेक्स्ट हैं वो बेसिकली अंग होते हैं, ठीक है। अब श्वेतांबर ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि जो ये अंग थे, जो श्वेतांबर और दिगंबर के अकॉर्डिंग ये जो कैनोनिकल जो टेक्स्ट है, इनको बेसिकली इनका कंपाइलेशन कहाँ पे किया गया था? पाटलिपुत्र में, ठीक है। श्वेतांबर ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अंग का जो कंपाइलेशन था वो कहाँ पे किया गया था? पाटलिपुत्र में, ठीक है। और इन पूरे कैनन्स का जो कंपाइलेशन हुआ, आप सब जानते होंगे कि पहले जो चीजें कोई भी रहती है वो अपने आप में ओरल ट्रेडिशन में हमें इंडिया में देखने को मिलता है, और फिर बाद में उसे एक तरीके से लिपिबद्ध किया जाता है, यानी कि राइटिंग डाउन किया जाता है, तो एट अ लेटर टाइम में होता है। तो अंग को जो पहले जो एक तरीके से कंपाइल किया गया वो कहाँ पे किया गया था? अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर ट्रेडिशन, पाटलिपुत्र में। और फाइनली जो इनके जो इंटायर कैनन्स थे, यानी कि जितने भी ये पार्ट हम देखते हैं, ये सभी 12 अंग, 12 उपअंग, 6 सूत्र, तो इनको कहाँ पे कंपाइल किया गया था? तो वो कंपाइल किया गया था, एक काउंसिल हुआ था, जैन का काउंसिल हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वल्लभी में। वल्लभी कहाँ पे है? गुजरात में, जहाँ पे कि इसको पूरे के पूरे जैन के लिटरेचर को कंपाइल किया गया था। और यहाँ पे किसके लीडरशिप में यानी कि अध्यक्षता में किया गया था? तो ये भी नाम इंपॉर्टेंट है। तो देवर्षि शम श्रमणा, देवर्षि शम श्रमणा, तो ये इनका नाम आप जरूर याद रखें। कहाँ पे किया गया था ये भी इंपॉर्टेंट है, और किन किन पार्ट्स को किया गया था वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैन लिटरेचर के कैनोनिकल पॉइंट से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप सभी को ये याद रखना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो हमने कैनोनिकल लिटरेचर के बारे में तो बात कर लिया। अब अगर हम बात करते हैं इनके नॉन कैनोनिकल लिटरेचर के बारे में, अगर हम बात करें नॉन कैनोनिकल लिटरेचर्स ऑफ द जैन लिटरेचर के बारे में अगर हम बात करें, तो ज़्यादातर ये जो नॉन कैनोनिकल लिटरेचर है ये हमें प्राकृत भाषा में देखने को मिलता है। प्राकृत भाषा में तो पहले भी था, लेकिन उसका एक ईस्टर्न डायलेक्ट था जिसे कि हम अर्धमगधी कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम नॉन कैनोनिकल लिटरेचर को अगर देखते हैं तो ज़्यादातर ये भी प्राकृत के एक फॉर्म ऑफ डायलेक्ट आता है जिसे हम कहते हैं महाराष्ट्री। महाराष्ट्री यानी कि महाराष्ट्र के अराउंड एक जो भाषा जो उस टाइम पे बोली जाती थी उसे महाराष्ट्री कहा जाता है। तो उसमें लिखा गया, और दूसरा जो कुछ था कुछ संस्कृत में लिखे गए, ठीक है। तो नॉन कैनोनिकल में भी हमें क्या देखने को मिलता है? प्राकृत और संस्कृत का यूज देखने को मिलता है। प्राकृत में कौन सा है? महाराष्ट्री भाषा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम इनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें, तो एक तो कंसेप्ट आपने देखा, देखिए जब भी आप सोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, हम लिटरेरी सोर्सेस में बात कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप लैंग्वेज और लिटरेचर यानी कि लिटरेचर्स के जो एग्जाम्पल है उन दोनों चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर महाराष्ट्री लिटरेचर के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला हो जाता है निजुक्तिस, ठीक है, पहला एग्जाम्पल है निजुक्तिस। दूसरा एग्जाम्पल है भाष्यास, ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल हो जाता है चूर्णीज, NBC, ठीक है। निजुक्तिस, भाष्यास और चूर्णी, ये किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? महाराष्ट्री में। वहीं अगर हम संस्कृत के अगर नॉन कैनोनिकल लिटरेचर के बारे में बात करें तो क्या लिखा हुआ है? टीका, वृत्तिस और अवचूर्णीस, टीका, वृत्ति और अवचूर्णी, ठीक है। तो ये सारे आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, आपको बस खाली एक नाम पता होना चाहिए। और अगर आप
एग्जाम्स में जब इन चीज़ों को देखेंगे तो एक तरीके से आपके माइंड में रेजोनेट करेगा, तो आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, इसी के साथ में हमारे और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि जैन, पट्टावली और थेरावली। ठीक है, जैन, पट्टावली और थेरावली। तो ये क्या होता है, बेसिकली पट्टावली और जैन थेरावली, इस थेरावली में हमें जैन सेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, जैन सेंट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है, ये भी संस्कृत में है। इसी के साथ साथ में संस्कृत में जो एक और जो फेमस जो पॉइंट जैन लिटरेचर में हमें देखने को मिलता है वो है जैन के पुराण। तो आपको याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ पुराण जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको संस्कृत लिटरेचर में नहीं बल्कि जैन लिटरेचर में भी देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन दोनों के कॉन्टेक्स्ट और कैटेगरी अलग है, पर जो वर्ड है वो दोनों सेम है। तो अगर हम बात करें बेसिकली, तो जैन पुराण में हमें जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो देखने को मिलता है वो है हेगियोग्राफी ऑफ जैन तीर्थंकर। जितने भी जैन के जो तीर्थंकर होते हैं, यानी कि जो 24 तीर्थंकर होते हैं, उनके जीवन के बारे में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि हेगियोग्राफी ऑफ जैन तीर्थंकर। तीर्थंकर को बेसिकली क्या होता है, फूड मेकर्स कहा जाता है, फूड मेकर्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स को आप नोट डाउन करते हुए चलिए। तो सबसे पहला आता है आदि पुराण। आदि पुराण, तो आदि पुराण में क्या है, तो जो जैन के जो सबसे पहले तीर्थंकर होते हैं ऋषभ, यानी कि जिन्हें ऋषभ या जिन्हें आदिनाथ के भी नाम से जाना जाता है, ये उनके जीवन के बारे में बताता है। ठीक है, आदि पुराण। उसी तरीके से सेकंड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो दूसरा है हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण क्या है, बेसिकली जैन वर्शन ऑफ महाभारत। महाभारत का ये जैन वर्शन है। ठीक है, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आ जाता है वो है त्रिशस्ति लक्षणा महापुराण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, त्रिशस्ति लक्षणा महापुराण। इसे बेसिकली जीन सेन और गुणभद्र ने लिखा था। ये दो जैन सेंट्स हैं, जो जैन ऑथर्स हैं जिन्होंने कि इसे लिखा था। टेक्स्ट का नाम क्या है, त्रिशस्ति लक्षणा महापुराण। जीन सेन और गुणभद्र का लिखा हुआ है। इसमें काफी सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, जैसे जैन सेंट्स के बारे में, किंग्स के बारे में, हीरो के बारे में, लाइफ साइकिल से रिलेटेड रिचुअल्स के बारे में, टाउन प्लानिंग के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है, ड्यूटीज ऑफ अ वॉरियर, ड्यूटीज ऑफ अ किंग। ऐसे कई सारे अनगिनत टॉपिक हैं जिनमें कि इस त्रिशस्ति लक्षणा महापुराण में डिस्कशन करने को मिलता है। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद में एक और जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है परिष्ठ पर्वन। क्या है, परिष्ठ पर्वन। बेसिकली किसने लिखा था इसे, हेमचंद्र सूरी का लिखा हुआ है। ये हेमचंद्र सूरी का, जो कि उस टाइम के, बेसिकली ये कब लिखा गया था, 12th सेंचुरी के अराउंड। तो उस टाइम के पॉलिटिकल हिस्ट्री और जैन टीचर्स के बारे में ये डिस्कस करता है। उस टाइम के पॉलिटिकल हिस्ट्री और जैन टीचर्स के बारे में डिस्कस करता है। बुक का नाम क्या है, परिष्ठ पर्वन। किसने लिखा है, हेमचंद्र सूरी ने। ठीक है, फिर अगर हम बात करें जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में कुछ हमारे पास आ जाते हैं प्रबंध, जिन्हें कि हम प्रबंध के नाम से भी जानते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, सेमी हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द सेंट्स एंड द हिस्टोरिकल कैरेक्टर। ठीक है, सेमी हिस्टोरिकल अकाउंट मतलब कुछ मिथिकल भी होंगे और कुछ फैक्चुअल डिटेल्स भी होंगे, जो कि जैन सेंट्स के और कुछ उस टाइम से रिलेटेड हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज या कुछ हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स होंगे, उनके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो ये सारे कुछ टेक्स्ट हैं जिनके नाम को आपको याद रखना है, आपको नोट डाउन करना है, और एग्जाम्स में बेसिकली इन्हीं सब से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपसे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो इन सब के नोट्स को आप जरूर बना के रखें। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमने जैन लिटरेचर और बुद्धिस्ट लिटरेचर को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है द्रविडियन लिटरेचर। और द्रविडियन लिटरेचर के में हम क्या क्या पढ़ेंगे, बेसिकली तमिल लिटरेचर, कन्नड़ लिटरेचर और तेलुगु लिटरेचर के बारे में। ठीक है, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु के बारे में हम जानेंगे। चलिए अब एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा द्रविडियन लिटरेचर। तो जैसा कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में देखा था और
कुछ सेकंड लेक्चर में भी मैंने आपको सोर्सेस के बारे में पढ़ते वक्त बताया था कि अगर हम अर्लीस्ट लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया के बारे में बात करते हैं तो जो ये लिटरेचर्स अवेलेबल होते हैं इन्हें हम देखते हैं ओल्ड तमिल के फॉर्म में। किसमें हमें देखने को मिलता है? ओल्ड तमिल में। ठीक है, मॉडर्न तमिल और ओल्ड तमिल में डिफरेंस होते हैं, तो हमें ओल्ड तमिल में ये देखने को मिलता है। और बेसिकली जिस फेमस नाम से हमें ये पता चलता है वो है संगम लिटरेचर। जिस नाम से हम जानते हैं उस ओल्ड तमिल लिटरेचर को, तो बेसिकली उसे संगम लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। संगम के बारे में अगर हम बेसिकली बात करें कि संगम बेसिकली रेफर क्या करता है, हम अभी तमिल लिटरेचर को पढ़ रहे हैं सबसे पहले द्रविडियन लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो अगर हम तमिल लिटरेचर को अगर देखें तो जो संगम लिटरेचर है वो ओल्ड तमिल में लिखा हुआ है। ठीक है, संगम का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? एक लिटरेरी गैदरिंग को ये रेफर करता है। क्या रेफर करता है? बेसिकली एक लिटरेरी गैदरिंग, यानी कि विद्वत जनों की एक संगति की बैठक है। विद्वत जनों की संगति की एक बैठक है। ठीक है, और परंपराओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बेसिकली 3 संगम हुए थे। परंपराओं के अनुसार क्या माना जाता है कि 3 संगम के असेंबली हुए थे। तो फर्स्ट संगम का जो असेंबली जो था वो मदुरई में हुआ था और 4440 साल तक चला। जो सेकंड असेंबली जो था वो कपाटपुरम में होता है, जो कि 3700 साल तक होता है। और जो तीसरा संगम का जो असेंबली हुआ वो फिर से मदुरई में हुआ, जो कि 1850 सालों तक चलता रहा। तो ये पूरे के पूरे जो संगम असेंबलीज जो हैं उनको एक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ये समझा जाता है कि बेसिकली एक लिटरेरी गैदरिंग हुआ जो कई हजारों सालों तक चलता रहा, जिसमें कि हमें 3 संगम का इंफॉर्मेशन मिलता है। कुछ इतिहासकार, जैसे हम इस अर्ली तमिल लिटरेचर को हम संगम लिटरेचर भी कहते हैं, तो कुछ इतिहासकार इसे ऐसे भी अर्ली संगम लिटरेचर ना कह के इसे अर्ली क्लासिकल तमिल लिटरेचर के नाम से भी जानते हैं। अर्ली क्लासिकल तमिल लिटरेचर, ये बात आप सभी को याद रखना है। ठीक है, ECTL, अर्ली क्लासिकल तमिल लिटरेचर। तो अगर आपके के सामने एग्जाम में अगर दोनों अगर कोई भी टर्म अगर आता है या अगर कहा जाता है कि अर्ली क्लासिकल तमिल लिटरेचर, तो बेसिकली वो संगम लिटरेचर के बारे में ही आपसे रेफर किया जा रहा है। उसमें संगम लिटरेचर के साथ साथ में कुछ और लिटरेचर्स भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर संगम लिटरेचर के बारे में, तो बेसिकली इसके 3 पार्ट्स हैं। यानी कि संगम लिटरेचर क्या है? बेसिकली एक कलेक्शन है। ठीक है, और उसमें क्या है? उसमें 3 पार्ट्स का कलेक्शन, यानी कि उसके 3 पार्ट्स हैं। तो ये 3 पार्ट्स को भी अभी आपको याद रखना है। तो संगम का जो सबसे पहला जो पार्ट है उस पार्ट का नाम है एट्टू टोकई। ठीक है, उसे कहा जाता है एट्टू टोकई। ये है एट्टू टोकई का मतलब होता है 8 कलेक्शन। 8 कलेक्शन, 8 कलेक्शन में से बेसिकली सारे के सारे कलेक्शन नहीं होते हैं। 8 में से जो 6 कलेक्शन है उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ संगम का पार्ट माना जाता है, संगम लिटरेचर। यानी कि जो 2 हैं वो पोस्ट संगम पीरियड के हैं। ठीक है, एट्टू टोकई। जो दूसरा पार्ट है उसे कहा जाता है पट्टू पट्टू। ठीक है, जो दूसरा पार्ट है उसे कहा जाता है पट्टू पट्टू, यानी कि 10 कलेक्शन। 10 कलेक्शन में से जो 9 पार्ट है वो संगम लिटरेचर का पार्ट है। बाकी जो एक जो पार्ट है, जो लास्ट एक जो उसमें जो पार्ट है वो पोस्ट संगम पीरियड का है। ठीक है, और जो तीसरा कलेक्शन है वो है टोल्कापियम। टोल्कापियम आपने देखा भी होगा कि तमिल ग्रामर है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर तमिल ग्रामर कैसे संगम लिटरेचर का पार्ट हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे थीम्स है, सिर्फ और सिर्फ इसमें ग्रामर नहीं है। टोल्कापियम के बेसिकली 3 बुक्स अवेलेबल हैं। तो 3 बुक के जो पहला जो 2 पार्ट है उसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो बेसिकली संगम लिटरेचर के के कॉन्टेक्स्ट में या उसके पार्ट में उनको काउंट किया जाता है। तो ये बेसिक फैक्ट आपको याद रखना है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, कैसे पार्ट हैं। तो जब हम अर्ली संगम पीरियड के तरफ, यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ साउथ इंडिया को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इनके क्या क्या फर्दर क्लासिफिकेशन है, हम उनको समझेंगे। ठीक है, अगर बेसिक कंटेंट के बारे में बात किया जाए कि संगम लिटरेचर के में क्या कंटेंट है, तो बेसिकली क्या है, इसमें पोएम्स का कलेक्शन है। ठीक है, ये बात आप सभी को याद रखना है। बेसिकली इसमें पोएम्स का कलेक्शन है। तो जो भी इनके पैटर्न होते थे, जैसे राजा महाराजा,
तो उनको वॉरियर्स या जो चीफ्टेंस होते थे तो उनको ये बताते थे कि उनके लिए कई सारे मतलब यूलोजिस्टिक पोएम्स होते थे, उनको उनकी प्रशंसा करने के लिए इसमें कई सारे पोएम्स होते थे। ठीक है, इसी तरीके से स्कॉलर्स ने अध्ययन करके जो संगम लिटरेचर में जो पोएम्स होते हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा है। ठीक है, संगम लिटरेचर को पोएम्स की कैटेगरी को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं या दो प्रकार की क्लासिफिकेशन। पहला जो कैटेगरी है वो है अक्कम और दूसरा जो कैटेगरी है वो होता है पुर्रम। अक्कम में क्या होता है, लव का थीम होता है, लव से रिलेटेड जो भी थीम होंगे, जो भी पोएम्स या पोएट्री जो होते हैं वो अक्कम में क्लासिफाई किया जाता है। और वहीं अगर हम बात करें पुर्रम के पोएम के थीम के बारे में, तो इस पॉइंट को आप सभी को याद रखना है। क्या है, अक्कम में हमने देखा कि लव का थीम है और पुर्रम में इसके अलावा कोई भी अदर थीम होंगे, जैसे वॉर हो गया, कम्युनिटी हो गया, किंगडम हो गया, गुड या इविल के बारे में। तो जो भी अदर थीम्स होंगे वो बेसिकली हमें किस में देखने को मिलता है, पुर्रम में मिलता है। तो एज ए जनरल तौर पे हम क्या क्लासीफाई करते हैं कि लव का जो थीम है वो हमें देखने को मिलेगा अक्कम में, और वॉर का जो थीम होगा वो हमें देखने को कहाँ मिलेगा, पुर्रम में। ठीक है, तो ये तो था पूरा का पूरा आपका संगम लिटरेचर से रिलेटेड सारे के सारे इंफॉर्मेशन, संगम लिटरेचर के पार्ट्स, उनके कंटेंट, उनके असेंबली, पोएम्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब चलते हैं, जैसे कि हम लोग इसमें हम क्लासिकल तमिल लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है, और मैंने आपको बताया भी था कि जब हम क्लासिकल तमिल लिटरेचर जब बोलते हैं तो संगम लिटरेचर के साथ साथ में कुछ और भी लिटरेचर्स होते हैं। तो कुछ उन और लिटरेचर्स के भी आप नाम जान लीजिए। तो जो सबसे पहला जो लिटरेचर जो है वो आता है तिरुवल्लुर का तिरुकुरल। तिरुवल्लुर का तिरुकुरल जो कि एक वर्क है ऑन इथिक्स, पॉलिटी एंड लव के ऊपर। तिरुवल्लुर का तिरुकुरल, ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज में भी रहा। अभी जब तिरुवल्लुर का सेंट कि जो सेंट, जो तिरुवल्लुर सेंट है, उनका जब उनके दिन को जब सेलिब्रेट किया गया, तो वहाँ के जो गवर्नर थे आर एन रवि ने, उन्होंने उन्हें एक सैफरन कलर में उनका एक पोर्ट्री हुआ और उसके कारण से काफी कंट्रोवर्सीज इरप्ट हुए कि उन्होंने एक सनातनी उनको कहा कई सारे। तो ये प्रोपेगेंडा है। तो कई बार पॉइंट यहाँ पे ये है कि यूपीएससी का कई बार टेंडेंसी होता है कि कुछ भी जो भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो होते हैं आप उन्हें जरूर याद करके रखें। तो ये अगर आया है तो ये इंपॉर्टेंट एक तरीके से हो जाता है आपके यूपीएससी पीटी 2024 के लिए। तिरुवल्लुर के तिरुकुरल, जिसे कि फिफ्थ वेद के तौर पे भी माना जाता है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, तिरुवल्लुर का तिरुकुरल जिसे कि फिफ्थ वेद के भी तौर पे माना जाता है, और ये कंट्रोवर्सी में रहा। इससे रिलेटेड कुछ और भी इंफॉर्मेशंस रहेंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, और बेसिकली इसमें क्या है, वर्क्स ऑन इथिक्स, पॉलिटी एंड लव। ठीक है, इसी के साथ तो एक ये है। दूसरे कैटेगरी में अगर हम बात करें तो आप सभी तमिल एपिक्स के बारे में जानते होंगे। ऐसे तो कई सारे तमिल एपिक्स हैं, लेकिन जो क्लासिकल तमिल, जिन्हें क्लासिकल लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, तो उसमें जो सबसे फेमस है, पहला है सिलप्पादिकारम और दूसरा है मणिमेकले। ठीक है, कौन से दो फेमस है, सिलप्पादिकारम और मणिमेकले। सिलप्पादिकारम यानी कि सॉन्ग ऑफ द एंकलेट। सिलप्पादिकारम क्या होता है, सॉन्ग ऑफ द एंकलेट यानी कि पायलों का गीत, पैरों में जो पहना जाता है पायल, उनका गीत। ठीक है, मान्यताओं के अनुसार इसे इलान इलान कोवितिकल ने लिखा था। ठीक है, इलान कोवितिकल ने इसे कि इसके ऑथर हैं। इस टेक्स्ट में कुल मिला के 30 चैप्टर्स हैं। 30 चैप्टर्स हैं जिन्हें कि 3 बुक्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, मेन कैरेक्टर अगर हम इस सिलप्पादिकारम के बारे में बात करें तो इसमें है कोवलन, कनकी और माधवी। इन तीन के अराउंड ये जो पूरा जो एपिक है वो स्टोरी रिवॉल्व करता है। और इस एपिक को अगर हम देखें, अगर इसके पूरे, अगर हम एक फ्लेवर को या इसके ओरिएंटेशन को देखें कि किस रिलीजन या किस सेक्ट के तरफ ओरिएंट होता है, तो बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि इसका जो झुकाव है वो जैनिज्म के तरफ है। तो ये आपको याद रखना है कि जैनिज्म का जो झुकाव, सिलप्पादिकारम का जो झुकाव है वो किस रिलीजन के तरफ में आता है, बेसिकली जैनिज्म या जैन के एलिमेंट के फ्लेवर्स हमें इनमें देखने को मिलते हैं। ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं मणिमेकलाई के बारे में। तो मणिमेकलाई बेसिकली क्या है, ज्वेल बेल्ट। ठीक है, ज्वेल बेल्ट। इसके जो ऑथर हैं वो है सातानार। इसमें इसमें भी सिलप्पादिकारम की तरह 30 चैप्टर्स हैं, और 30 चैप्टर के साथ साथ में एक प्रियम्बल भी है, यानी कि प्रस्तावना। जैसे आप भारत के संविधान में एक प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना पढ़ते हैं, उसी तरीके से प्रस्तावना भी इस मणिमेकलाई में दिया हुआ है। अगर हम मेन कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो इसमें है, मेन कैरेक्टर के तौर पे उभर के आते हैं प्रिंस उदय कुमार और मणिमेकलाई। प्रिंस उदय कुमार और मणिमेकलाई। और इस मणिमेकलाई का जो ओरिएंटेशन है वो बुद्धिज्म के तरफ में है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट रखना है कि कौन सा, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से एपिक का ओरिएंटेशन जैनिज्म की तरफ है, कौन से एपिक का ओरिएंटेशन बुद्धिज्म की तरफ है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको कि आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये क्लासिकल है। इसी तरीके से क्लासिकल में अगर हम एक और लिटरेचर के बारे में बात करें, मैंने पहले बताया भी था कि रामायण के कई सारे रिसेंशन और कई सारे डिफरेंट वर्शंस हैं जो कि हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं, जिसमें जो दो मेजर कैटेगरी है वो है साउदर्न और नदन का। ठीक है, तो नदन में तो वाल्मीकि रामायण जो होता है वो सबसे प्रोमिनेंट है। उसी तरीके से अगर हम सदन के बारे में अगर बात करें तो कम्बन का इरामावतारम, कम्बन का इरामावतारम जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे क्लासिकल लिटरेचर है। तो संगम लिटरेचर के साथ में एटलीस्ट कम से कम अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग आप इतने सारे लिटरेचर्स को अपने नोट्स में नोट डाउन करते हुए चलें, जिसमें मेरे हिसाब से तिरुवल्लुर का जो है ये बहुत ज्यादा, तिरुवल्लुर का तिरुकुरल ये जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कंट्रोवर्सी में रहा है। तो चांसेस भी है कि क्वेश्चन आ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा आएगा ही। बट हाँ, जब अगर हमें दिख रहा है इसे फिफ्थ वेद के तौर पे माना जाता है तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। तो इस तरीके से हमने मेजर तमिल लिटरेचर्स को तो कर लिया है। अब जैसे जैसे अब हम साउथ इंडियन हिस्ट्री की तरफ में बढ़ेंगे तो जैसे जैसे और भी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते जाएंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि कन्नड़ लिटरेचर की तरफ। तो अगर हम कन्नड़ लिटरेचर के बारे में बात करें तो अगर हम इसके ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लिटरेचर यानी कि कन्नड़ के अगर हम ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लिटरेचर के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है, कविराजा मार्ग। कविराजा मार्ग जिसे कि हम कहते हैं द रॉयल रोड ऑफ पोएट्स, कविराजा मार्ग। तो बेसिकली इसका जो हमें एविडेंस जो मिलता है वो अराउंड 9th सेंचुरी एडी में हमें या सीई में देखने को मिलता है। तो ये वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग है। इससे पहले भी जो लिटरेचर्स होंगे, ऐसा नहीं था कि वो नहीं लिखे गए थे, बट वो सर्वाइव नहीं कर पाए। जैसे कि क्योंकि वो जिन पेपर्स पे लिखे गए वो टाइम के साथ में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट वन ऑफ द सर्वाइविंग जो है अभी तक अर्लीस्ट जो हमें लिटरेचर मिलता है वो है कविराजा मार्ग। कब लिखा गया था, अराउंड 9th सेंचुरी सीई में इसे लिखा जाता है। तो ये 9th सेंचुरी सीई का टाइम पीरियड है, तो आप एक तरीके से देख भी सकते हैं कि लगभग लगभग हम एंशिएंट इंडिया से ना होके हम अर्ली मिडीवल टाइम्स में आ चुके हैं। तो कन्नड़ लिटरेचर का जो हमें अर्लीस्ट सर्वाइविंग टाइम है वो अर्ली मिडीवल इंडिया से देखने को मिलता है। इसी तरीके से अर्ली मिडीवल इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो कन्नड़ लिटरेचर का जो मेन थीम जो इवॉल्व करता है या जो रिवॉल्व करता है वो है जैनिज्म के अराउंड, यानी कि जैन धर्म के अराउंड इनके ज्यादातर जो लिटरेचर जो थे वो ज्यादातर जैनिज्म के अराउंड लिखे गए। और इस कॉन्टेक्स्ट में तीन इनके जो राइटर्स या जिसे हम पोएट्स कहते हैं या राइटर्स कहेंगे, तीन प्रोमिनेंट पोएट्स या राइटर्स उभर के आते हैं जिनका नाम है पंपा, पुन्ना और राणा, पीपीआर। ठीक है, पंपा, पुन्ना और राणा। ठीक है, जिन्होंने कि जैन पुराण को हमने पढ़ा भी था कि जैन के भी अपने पुराण होते हैं, तो इन्होंने जैन पुराण को लिखा था। अगर एक एक करके हम इनके राइटिंग के बारे में बात करें तो पंपा ने हमने पढ़ा भी है आदि पुराण लिखा था, आदि पुराण जिसमें कि पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ के बारे में या आदिनाथ के बारे में कहानी है। इसी के साथ साथ पंपा ने आदि पुराण के साथ साथ विक्रम अर्जुना विजय भी लिखा था, विक्रम अर्जुना विजय, जो महाभारत के स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये किसने लिखा है, पंपा ने लिखा है। वहीं अगर हम पुन्ना के बारे में बात करें तो पुन्ना ने न केवल सिर्फ
कन्नड़ भाषा में लिखा, बल्कि कन्नड़ के साथ साथ में संस्कृत भाषा में भी कई सारे अपने राइटिंग्स किए, और इसलिए उन्हें उभय कवि चक्रवर्ती के नाम से, या उन्हें उभय कवि चक्रवर्ती की उपाधि से दिया जाता है, यानी कि जो दो भाषाओं में दक्ष हो। तो कौन थे वो? पुन्ना, आपको याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं और अदर कन्नड़ लिटरेचर के बारे में। तो कन्नड़ लिटरेचर में इस पंपा पुन्ना और राणा के बाद में जो सबसे फेमस लिटरेचर जो उभर के आता है वो है त्रिशस्ति लक्षणा महापुराण। त्रिशस्ति लक्षणा महापुराण, पहले भी आपने देखा होगा कि जब हम जैन लिटरेचर को पढ़ रहे थे तो इस टेक्स्ट का मेंशन किया गया था, लेकिन वहां मैंने मेंशन किया था कि त्रिशस्ति लक्षणा महापुराण जो है वो जीनसेन और गुणभद्र ने लिखा था। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो जीनसेन और गुणभद्र ने जो त्रिशस्ति लक्षणा महापुराण लिखा वो संस्कृत में लिखा गया था, और जो त्रिशस्ति लक्षणा महापुराण जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं ये कन्नड़ में लिखा गया है, और इसे किसने लिखा था? चावुंड राय ने लिखा था। चावुंड राय ने लिखा था, जो कि गंगा रूलर्स के एक मिनिस्टर थे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखें, दो नाम सेम है बट दोनों के कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। दूसरा टेक्स्ट है रामचरित्र पुराण, जो कि रामायण का एक जैन वर्शन है, ठीक है। तो ये सारे बात आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ में और अगर हम बात करें रामचंद्र चरित्र पुराण के बारे में, जो कि जैन का एक रामायण का वर्शन है, इसे नागचंद्र या अभिनव पंपा ने लिखा था। नागचंद्र या अभिनव पंपा ने लिखा था। एक और कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो वो है नेमिनाथ का लीलावती। नेमिनाथ का लीलावती, जो कि कादम प्रिंस और एक राजकुमारी के लव स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो इन सारे मेन जो इम्पोर्टेंट कन्नड़ लिटरेचर के जो एग्जांपल्स हैं, ये सीधा डायरेक्टली आपसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैच द फॉलोइंग के बेसिस पे, या आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि इस टेक्स्ट के ऑथर कौन है, या आपको ऑथर दे दिया जाएगा, आपको टेक्स्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट कन्नड़ लिटरेचर। फिर हम बात करते हैं अगर तेलुगु लिटरेचर के बारे में, तो जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग वर्क हमें जो तेलुगु लिटरेचर में देखने को मिलता है वो है नन्या का महाभारत, ठीक है। नन्या, तो ये नाम आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना है। नन्या तेलुगु लिटरेचर के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें, और जो सबसे पहला वर्क जो हमें देखने को मिलता है वो है क्या है? नन्या का महाभारत, यानी कि तेलुगु वर्शन में लिखा गया महाभारत है ये, ठीक है। फिर और ये भी आप इसके साथ एक पॉइंट नोट डाउन करते हुए चले कि ये जो नन्या ने ये जो वर्क लिखा था, यानी कि जो महाभारत का एक जो वर्शन जो लिखा तेलुगु में, इसे किसके रिक्वेस्ट पे लिखा गया था? तो एक ईस्टर्न चालुक्यन किंग राजा नरेंद्र के रिक्वेस्ट पे लिखा गया था। और इसी तरह से नन्या ने तेलुगु लिटरेचर या उनके स्पीच और उनके पोएटिक स्टाइल का फाउंडेशन रखा। तो एज अ फाउंडर के तौर पे भी नन्या को जाना जाता है, ठीक है। तेलुगु लिटरेचर की परंपरा के अनुसार उन्हें एक उपाधि दी जाती है नन्या को, वो है वागानुशासु नुंडू, यानी कि मेकर ऑफ स्पीच की उपाधि किसको दी गई? तेलुगु लिटरेचर में नन्या को, ठीक है। तो एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट नाम उभर के आता है वो है टिकाना, ठीक है। टिकाना, जिसे कि एक वर्क है जिसे कि नन्या ने महाभारत, और इन्होंने क्या किया था, इनका जो अगर हम कंट्रीब्यूशन के बारे में अगर बात करें तो नन्या ने जो महाभारत जो लिखा था केवल उसमें दो के साथ 1 और 1.5 भी माना जाता है, कई जगह पे 2 भी माना जाता है। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 वॉल्यूम्स लिखे थे महाभारत में। जो भी जितने भी उनके होते हैं उन्हें कहा जाता है पर्व, ठीक है, पर्व कहा जाता है। तो इन्होंने 2 या ऐसे, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि 1.5 पर्व ही ऐड किया था, और बाकी के जो जितने भी पर्व जो थे वो बेसिकली टिकाना ने महाभारत में ऐड किए थे, ठीक है, जो उसका तेलुगु वर्जन है। तो टिकाना भी एक नाम है जो कि इनके साथ में एसोसिएटेड है। इसके साथ साथ उन्होंने उत्तर रामायण की भी रचना की थी, यानी कि क्या है उत्तर रामायण? यानी कि जो तेलुगु वर्जन ऑफ रामायण है, ठीक है। तो इसके साथ में
टिकाना का नाम महाभारत के साथ में भी जुड़ा हुआ है तेलुगु वर्जन के, और रामायण के साथ में भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक है नन्या, दूसरे है टिकाना। तीसरे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी उभर के आते हैं वो है नाने छोड़ा। नाने छोड़ा जिन्होंने की कुमार संभव वमु की रचना की थी। किसकी रचना की थी? कुमार संभव वमु की रचना की थी। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से देखते हैं कि फिर धीरे धीरे टाइम के साथ में तेलुगु लिटरेचर का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, और माना जाता है कि ककातीय पीरियड, हम पढ़ेंगे आगे चल के, ककातीय पीरियड और विजयनगर के जो रूलर थे कृष्णदेव राय, विजयनगर के जो रूलर होते हैं कृष्णदेव राय, उनके टाइम में तेलुगु लिटरेचर या तेलुगु जो लैंग्वेज है और इसके अराउंड जो भी लिटरेचर जो रिवॉल्व होते हैं वो काफी उभर के प्रोमिनेंट तरीके से आते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप सभी इन सारे पॉइंट्स को जरूर नोट डाउन करते हुए चले। ठीक है, तो इस तरह से हमने लगभग लगभग एंशिएंट इंडिया के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे लिटरेरी सोर्सेज थे, यानी कि संस्कृत, बुद्धिस्ट, जैन और द्रविडियन लिटरेचर, इन सबको लगभग लगभग हमने कवर कर लिया है। और भी हमारे पास कई सारे एविडेंसेस और एग्जांपल्स आते जाएंगे जैसे जैसे हम अपने टॉपिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप सभी इतने ही पॉइंट्स को नोट डाउन करें और इसे रिवाइज करते हुए चलें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हम सब क्या क्या कवर करने वाले हैं। एक तो होगा फॉरेन अकाउंट और दूसरा होगा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट या डिफिकल्टी है तो आप उसे अपने कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, या अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई हेल्प चाहिए प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।